साल 1922 जर्मनी के एक सुनसान फार्म हाउस में रहने वाला एक ही परिवार कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगा जिससे वह पूरी तरह घबरा गया। एक रात जब परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो अचानक से घर की अटारी से किसी के चलने की आवाज आने लगी। नौकरानी बुरी तरह से डर गई और उसने भागकर अपने मालिक को सारी बात बताई। मालिक ने पूरी अटारी का कोना कोना छान मारा लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसी के अगले दिन जब परिवार के सारे लोग खेतों पर काम करने गए हुए थे और नौकरानी घर में अकेली थी तो फिर से नौकरानी को अटारी से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। और इतना ही नहीं, दूसरे कमरे से भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इस बार नौकरानी बुरी तरह डर चुकी थी। लेकिन इसके बाद उस घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्फ पर पैरों के निशान दिखाई देना जो घर की तरफ तो आते थे लेकिन घर से बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते थे, और कभी घर की चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, और कभी देर रात में अटारी से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देना। घर के सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे लेकिन उन घर वालों को शायद ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी अपराधों में गिना जाने वाला था। एक ही रात में इस परिवार के सभी 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, बल्कि सबसे डरावनी बात ये थी कि जिसने भी हत्या की वो हत्या करने के बाद लगभग 4 दिन तक इन्हीं लाशों के बीच में इसी घर में रहा। और आज 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी उस हत्यारे की पहचान नहीं हो पाई है। आखिर उस फार्म हाउस में आखिर हो क्या रहा था? क्या हत्यारा पहले से उस फार्म हाउस में मौजूद था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है? इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक अनसुलझे मर्डर केस हेंटर कैफे मर्डर की कहानी को फिर से खोलने वाले हैं। यह बात है साल 1921 की। जर्मनी के बेवरिया राज्य में एक छोटा सा गांव और सुनसान फार्म हाउस था जिसका नाम था हेंटर कैफे। यह फार्म हाउस गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के आसपास कोई और घर नहीं था। उस घर में रहते थे घर के मालिक एंड्रियास ग्रोवर, उनकी पत्नी सिसोलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 छोटे बच्चे, 7 साल की बेटी कजेलिया ग्रोवर और 2.5 साल का बेटा जोसेफ। इसके अलावा घर में एक नौकरानी भी रहती थी। कुल मिलाकर उस घर में 6 लोग रहते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन अचानक से उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे तो घर की नौकरानी को ऐसा लगा कि घर की जो अटारी होती है जहां अक्सर लोग पुराना और खराब सामान रख देते हैं वहां कोई चल रहा है। हालांकि उस फार्म हाउस की अटारी में ज्यादा सामान भी नहीं रखा हुआ था। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वह बहुत ज्यादा डर गई और उसने तुरंत एंड्रियास को जाकर सारी बात बताई। एंड्रियास ने सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अटारी को चेक किया लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद एंड्रियास ने नौकरानी से कहा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह जाकर सो जाए। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा लेकिन एक दिन जब घर के सारे लोग खेतों पर गए हुए थे और नौकरानी घर में अकेली थी तो उसे फिर से अटारी से किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने कुछ देर बाद महसूस किया कि घर के दूसरे कमरे से भी किसी के चलने की आवाज आ रही। वह इस बार बुरी तरह डर गई। जब एंड्रियास ग्रोवर घर वापस आया तो उसने सारी बात बताई। एंड्रियास ने फिर पूरे घर को चेक किया लेकिन इस बार भी घर में कोई नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। जब जब नौकरानी घर में अकेली होती उसे ऐसी ही अजीब अजीब पैरों की आवाजें सुनाई देती। कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उसने कई बार घर के मालिक को इस बारे में बताया था और हर बार घर की तलाशी भी ली गई थी लेकिन घर में कोई नहीं मिलता। लेकिन जब जब वह घर में अकेली होती उसके साथ ये घटनाएं लगातार होने लगी। आखिरकार उसे लगने लगा कि शायद इस घर में किसी भूत प्रेत या किसी अनजानी शक्ति का साया है। इसी डर से नौकरानी ने काम छोड़ने का फैसला ले लिया और साल 1921 के अंत में उसने वह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद एंड्रियास दूसरी नौकरानी की तलाश करने लगा लेकिन उसे कोई नई नौकरानी नहीं मिल रही थी क्योंकि यह बात पूरे गांव और आसपास के इलाके में फैल चुकी थी कि उस फार्म हाउस में भूत प्रेत का साया है। गांव के कुछ लोगों ने एंड्रियास से इस बारे में पूछा भी लेकिन एंड्रियास नाराज हो गया और उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद
कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब एंड्रियास और घर के बाकी लोग सो रहे थे, तब अचानक से एंड्रियास को भी अटारी से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी पत्नी सिसिलिया को जगाया। हैरानी की बात यह थी कि सिसिलिया को भी इन पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब एंड्रियास ने फिर से ऊपर जाकर अटारी को चेक किया तो वहां एक बार फिर से कोई नहीं था। उसने सोचा कि अटारी में ऐसा कोई सामान भी नहीं है जिसके पीछे कोई इंसान छिप सके, क्योंकि अटारी लगभग खाली थी। तो आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लेकिन अब उस फार्म हाउस में और भी ज्यादा अजीब घटनाएं होने लगी थी। जब भी एंड्रियास गुरुवर खेतों से घर वापस लौटते थे तो वो देखते थे कि घर का सामान अपनी जगह पर रखा हुआ नहीं है। जो चीजें वे जिस जगह पर छोड़कर गए थे वो किसी दूसरी जगह पर रखी हुई मिलती थी। कई बार तो उनके जानवर, जिन्हें वो खुद अपनी बाड़ी में बांध कर जाते थे, उन्हें वो खुला हुआ पाते थे। ये सब देखकर एंड्रियास काफी परेशान और हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घटनाएं हो कैसी रही हैं। क्या कोई उनके घर में घुस रहा था? लेकिन अगर घुस रहा था तो वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? इसी बीच मार्च 2022 का महीना आ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एंड्रियास के साथ एक और रहस्यमयी घटना घटती है। एक दिन उन्हें अपने घर के बाहर एक अखबार पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह अखबार उनके गांव का नहीं था, बल्कि उनके गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर के इलाके का अखबार था। एंड्रियास ने घर के सभी लोगों से पूछा कि यह अखबार कौन लाया है, लेकिन सभी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने डाक पहुंचने वाले व्यक्ति से भी पूछा, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया कि अखबार उसने उनके घर पर नहीं छोड़ा। तो फिर सवाल यह था कि आखिरकार यह अखबार वहां आया कैसे? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद अचानक से उनके घर की मुख्य दरवाजे की चाबी गायब हो जाती है। एंड्रियास ने घर के हर सदस्य से पूछा, लेकिन किसी को भी उस चाबी के बारे में पता नहीं था। और फिर एक सुबह जब एंड्रियास उठे तो उन्होंने देखा कि पिछली रात भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन बर्फ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि अजनबी के पैरों के निशान जंगल की तरफ से उनके घर की ओर आ रहे थे। इतना ही नहीं, उनका जो मशीन रूम था जहां खेती किसानी के उपकरण रखे थे, उसका ताला भी टूटा हुआ था। एंड्रियास ने पूरे फार्म हाउस और आसपास की जगह को ध्यान से देखा, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वह यह थी, उन्हें कहीं भी उन पैरों के निशानों के वापस जाने के निशान नहीं मिले। यानी कि कोई व्यक्ति जंगल से उनके घर तक आया तो था, लेकिन वापस नहीं गया। यह देखकर एंड्रियास बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत गांव जाकर अपने कुछ दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए उनकी बंदूक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन एंड्रियास ने यह कहकर मना कर दिया कि शायद मामला इतना गंभीर नहीं है। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर आता है 31 मार्च 1922 का दिन। कई महीनों बाद उस घर में थोड़ी खुशी का माहौल आया था, क्योंकि लगभग 6 महीनों से जिस नौकरानी की तलाश की जा रही थी वह आखिरकार मिल गई थी। उस नई नौकरानी का नाम था मारिया बामगार्डनर, जिसकी उम्र लगभग 44 साल थी। मारिया को गांव में फैली भूत प्रेत वाली कहानी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह काफी समय से बेरोजगार थी और उसे काम की जरूरत थी। इस वजह से उसने उस रहस्यमयी फार्म हाउस में काम करने के लिए हामी भर दी। उस दिन मारिया अपने सामान के साथ हिंटर कैफे फार्म हाउस पहुंच गई। इसके बाद वह रात भी बीत जाती है और फिर आता है 1 अप्रैल 1922 का दिन। सुबह के समय 2 लोग उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं। उन्हें वहां आने के लिए खुद एंड्रियास ने कहा था। वे लोग कॉफी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने आसपास देखा, कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरे फार्म हाउस के आसपास घूमकर देखा, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। केवल एक मशीन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वहां जानवरों का चारा काटने वाली मशीन रखी हुई थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई नहीं मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद वे दोनों वहां से वापस चले गए। इसके कुछ समय बाद शाम के समय कुछ शिकारी उस फार्म हाउस के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने भी उस शांत और सुनसान घर के ओर देखकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वे भी इसे सामान्य बात समझकर वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई और फिर रात लगभग 11 बजे एक बढ़ई उस फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि घर की रसोई में रोशनी जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई खाना बना रहा हो। उसने सोचा कि शायद एंड्रियास की पत्नी इतनी रात तक रसोई में काम कर रही होगी, लेकिन तभी उसके साथ
कुछ ऐसा हुआ जिससे वह अंदर तक हिल गया। जैसे वह फार्म हाउस के थोड़े करीब पहुंचा, उसने देखा कि घर की तरफ से कोई व्यक्ति सीधे उसके चेहरे पर टॉर्च मार रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार भी दिखाई दे रहा था। यह देखकर बड़ा ही बुरी तरह डर गया और बिना एक पल रुके वहां से भाग गया। इसके बाद 2 अप्रैल 1922 दिन रविवार का समय आता है। उस दिन गांव की 2 लड़कियां विक्टोरिया और उसकी बेटी कजेलिया को चर्च ले जाने के लिए हिंटर कैफे फार्म हाउस पहुंची थी, क्योंकि वह अक्सर उनके साथ चर्च जाया करती थी। लेकिन उस दिन उन्हें न तो विक्टोरिया दिखाई देती है और न ही उनकी बेटी। उन्होंने कई बार फार्म हाउस के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन दोनों लड़कियों ने सोचा कि शायद विक्टोरिया और उनका परिवार पहले ही चर्च के लिए निकल चुका होगा, इसलिए वे भी वहां से चली जाती। इसके अगले दिन यानी 3 अप्रैल रोज की तरह अखबार पहुंचाने वाला व्यक्ति फार्म हाउस पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पिछले 2 दिनों के अखबार अभी भी दरवाजे के पास वैसे ही पड़े हुए हैं। किसी ने उन्हें उठाया तक नहीं था। पहले तो उसे लगा कि शायद एंड्रियास और उनका परिवार कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी। जब उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो वह हैरान रह गया। रसोई में खाना बना हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय पहले किसी ने वहां खाना खाया हो। इतना ही नहीं, रसोई में ताजे खाने की खुशबू भी आ रही थी। अब वह और ज्यादा उलझन में पड़ गया। अगर घर वाले बाहर गए हुए हैं तो फिर घर के अंदर खाना किसने बनाया था? उसने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। आखिरकार वह भी वहां से चला गया। अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन एंड्रियास ग्रोवर और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ने भी नहीं देखा था। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने यह जरूर देखा था कि फार्म हाउस की रसोई की चिमनी से धुआं निकल रहा था, इसलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। सबको यही लगा कि शायद परिवार के सभी लोग अंदर ही होंगे। लेकिन फिर आता है 4 अप्रैल 1922 का दिन। उस दिन एक मैकेनिक, जिसे एंड्रियास ने कुछ दिन पहले ही फार्म हाउस की मशीन ठीक करने के लिए बुलाया था, वहां पहुंचता है। कई बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद परिवार के लोग खेत पर गए होंगे, इसलिए वह सीधे मशीन रूम की तरफ चला जाता है और मशीन की मरम्मत शुरू कर देता है। करीब 3 से 4 घंटे तक वह वहां काम करता रहा। इस दौरान मशीन कई बार चालू और बंद हुई, जिसकी वजह से काफी शोर भी हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतने शोर के बावजूद भी घर से कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार उसने मशीन पूरी तरह से ठीक कर दी। काम खत्म करने के बाद उसने फिर एक बार मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह गांव लौट गया और कुछ लोगों से कह दिया कि एंड्रियास को बता देना कि उनकी मशीन मैंने ठीक कर दी है। लेकिन उसी दिन गांव में एक और बात लोगों को चिंता में डाल रही थी। कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि विक्टोरिया की बेटी कजेलिया पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, जबकि वह कभी भी बिना बताए स्कूल नहीं छोड़ती। अब गांव वालों को भी शक होने लगा था, क्योंकि एंड्रियास और उनके परिवार को पिछले 4 दिनों से किसी ने नहीं देखा था। उनकी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी और घर से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था। इसलिए गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि उन्हें खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार फार्म हाउस में क्या चल रहा है। वे लोग हिंटर कैफे फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने पूरे घर के चारों ओर घूमकर देखा। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वे मशीन रूम की तरफ बढ़े। शाम ढल चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। जैसे ही वे मशीन रूम की तरफ अंदर गए, अचानक उनमें से एक व्यक्ति का पैर किसी चीज से टकराता है। पहले तो उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति का भी पैर उसी चीज से टकराता है तो उन्होंने नीचे झुककर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एंड्रियास ग्रोवर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे घास से ढक दिया गया था। डर के मारे उन्होंने हाथ पैर कांपने लगे। जब उन्होंने घास को हटाया तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एंड्रियास की ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सिसिलिया और उनकी बेटी विक्टोरिया की लाश भी पड़ी हुई थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि कुछ पल के लिए वे लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब वे और आगे बढ़े तो उन्हें घर के अंदर दोनों बच्चों की भी लाश मिली। उस समय उन्हें लगा कि शायद यह सब घर की नौकरानी ने किया होगा,
लेकिन जब वे घर के अंदर और आगे गए तो वहां नई नौकरानी मारिया बामगार्डनर की भी लाश पड़ी हुई थी। जब यह साफ हो चुका था कि फार्म हाउस में रहने वाले सभी 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, घबराए हुए गांव वालों ने तुरंत घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया और पुलिस को बुलाने के लिए एक व्यक्ति को गांव की तरफ भेज दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह भी इस खौफनाक दृश्य को देखकर सख्त हो गई, लेकिन एक बड़ी समस्या हो चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले गांव के कई लोग फार्म हाउस के अंदर जा चुके थे। उन्होंने अनजाने में वहां रखी कई चीजों को इधर उधर कर दिया था, जिसकी वजह से घटनास्थल पर मौजूद कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो चुके थे। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जब पुलिस हिंटर कैफे फार्म हाउस पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने सभी 6 शवों का पोस्टमार्टम करवाया और जांच में पता चला कि सभी लोगों की हत्या एक भारी और धारदार कृषि उपकरण से की गई थी। सभी लोगों के सिर पर लगातार कई बार वार किया गया था, जिसकी वजह से उनका सर बुरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। पता चला कि 4 लोगों, एंड्रियास, उनकी पत्नी सिसेलिया और उनकी बेटी विक्टोरिया और उनकी 7 साल की पोती को एक एक करके खलियान में बुलाया गया था और फिर उनकी हत्या की गई थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि 7 साल की बच्ची कजेलिया तुरंत नहीं मरी थी। जांचकर्ताओं के अनुसार वह कुछ घंटों तक जिंदा रही थी और दर्द में अपने ही बाल नोचती रही। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने पाया कि हत्यारा हत्या करने के बाद भागा नहीं था। जांच में सामने आया कि फार्म के जानवरों को नियमित रूप से खाना खिलाया गया था, रसोई में खाना बनाया गया था, घर की सारी ब्रेड्स खा ली गई थी, चिमनी से लगातार धुआं निकलता रहा था। एक व्यक्ति ने तो यह तक दावा किया कि उसका साथी कई साल पहले ही हिंटर कैफे परिवार की हत्या की योजना बना चुका था। लेकिन इस कहानी का भी कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस हत्यारे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण, पुलिस के आने से पहले ही गांव के बहुत से लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने शवों और आसपास की कई चीजों को छू लिया था, जिससे बहुत सारे सबूत नष्ट हो गए थे। दूसरा कारण, 1922 में फोरेंसिक तकनीक आज जैसी विकसित नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट तक सही से नहीं निकाल पाए थे। तीसरा कारण यह भी था कि हत्यारा का मकसद कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। पैसे घर में ही मिले, चोरी भी नहीं हुई और परिवार के किसी सदस्य का कोई स्पष्ट दुश्मन भी नहीं मिला। पुलिस ने कई दशकों तक इस मामले की जांच जारी रखी। 1920 और 1930 के दशक में बार बार जांच हुई, कई लोगों से पूछताछ भी की गई। यहाँ तक कि 1986 में भी इस मामले से जुड़े कुछ बचे हुए लोगों से आखिरी बार पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर यह मामला 1955 में बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में भी समय समय पर इसकी जांच होती रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2007 में जर्मनी के पुलिस अकेडमी के छात्र की एक टीम ने आधुनिक तरीके से इस केस की दोबारा जांच की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पहचान की जिसे वो सबसे संवादित हत्यारा मानते थे, लेकिन उस संदिग्ध का भी नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आज 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद हिंटर कैफे मर्डर को जर्मनी के इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय अनसुलझे अपराधों में गिना जाता है। और शायद इस केस का सबसे खौफनाक सवाल आज भी वही है। अगर बर्फ पर दिखाई देने वाले पैरों के निशान घर तक आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे, तो क्या हत्यारा उस फार्म हाउस में पहले से ही मौजूद था? इस मर्डर केस में एग्जैक्ट कातिल का कभी पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये मर्डर किया किसने था। पुलिस ने काफी लोगों पे शक किया, लेकिन हालांकि किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये मर्डर किसने किया होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि पुलिस ने जिन जिन पे शक किया था, क्या उनमें से कोई एक था जिसने यह सब खेल किया था? बाकी आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी हो, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प घटनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।